वो कहते हैं जी भी हमारे डांसर्स इतनी ठंड में इतनी बर्फ़ में नहीं, हम पॉसिबल नहीं है, ऐसे हम रिस्क नहीं ले सकते कि कहीं किसी की डेथ वेथ हो जाए। पंजाबी अपने आप में इतनी रिच ज़बान है कि इसकी बहुत सारी भाषाएं हैं। यहाँ पे कह देते हैं बॉलीवुड वाले, ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆ, ਘਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਜਾਮਾ ਕਮੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ, ਉਹ ਲੈ ਆਣਾ ਸਾਥ में। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਲ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਲ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। बोलते रहना क्योंकि तुम्हारी बातों से लफ्ज़ों का ये बहता दरिया अच्छा लगता है। बद्र साहब का ये शेर आज मैं जिनकी नज़र कर रही हूँ दोस्तों, वो चंडीगढ़ की, पंजाब की या हरियाणा की, पूरे देश की ही मैं कहूँगी कि एक जानी मानी हस्ती हैं, शख्सियत हैं, बेहद कमाल की शख्सियत हैं। आप जब उनसे मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे तो जान पाएंगे कि मैंने ये कमाल की शख्सियत पर एक थोड़ा सा जोर दिया है। वो क्यों दिया है? क्योंकि जब मैंने उनके बारे में जाना, बलकार सिद्धू जी, तो आज के हमारे मेहमान हैं बलकार सिद्धू जी, जिनके बारे में अगर मैं आपको बताने लगूं तो शायद 1 घंटा मैं लगातार उनके काम पर बोल सकती हूँ कि जितना वो अब तक काम कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको उनकी इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगी दोस्तों। उनके बारे में तो मैं धीरे धीरे उनसे बातचीत में के दौरान आप सबको बताते ही रहूँगी कि वो क्या हैं। जितना मैंने उनको जाना, उनके बारे में सुना था, तो जब मैंने उनको पढ़ा, उनके बारे में डीप स्टडी की, उनके देखा, तो उनके काम का जो दायरा है वो ना केवल पंजाब तक सीमित रहा, ना गाँव तक, गाँव से शहर, शहर से स्टेट से देश, और देश से इंटरनेशनल लेवल तक वो फैलता ही चला गया। वो एक अभिनेता भी हैं, नाटक भी हैं, नाटककार भी हैं, और भी बहुत कुछ है, डायरेक्टर भी हैं। और कई मूवीज़ में वो चाहे वो बॉलीवुड की हों चाहे बॉलीवुड की हों, अपने अभिनय से एक दोस्तों लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ चुके हैं। जैसे कि पता नहीं रब केड़िया रंगा चराजी, जट जेम्स बॉन्ड, गन एंड गोल, तूफान सिंह, जुगनी हाथ नहीं आनी, साडे CM साहब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सी फिल्में हैं जिनकी फेहरिस्त लंबी है, उसके बारे में फिर हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे। और कई डॉक्यूमेंट्रीज़ में सर एक्ट कर चुके हैं, और नाटककार के तौर पर, एक थिएटर पर्सनैलिटी के तौर पर, कई ग्रुप्स के तौर पर वो इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा और भी कई देशों में, शायद 30 से ज़्यादा देश हैं जहां सर परफॉर्म कर चुके हैं ग्रुप्स के साथ, एज ए डायरेक्टर भी और एज एन एक्टर भी। तो ये तो फहरिस्त बहुत लंबी है, मुझे और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको सब कुछ बताती भी चली जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है मैं बीच बीच में शुरू करूँगी। अवार्ड्स की जहाँ तक मैं अगर सर की बात करती हूँ, तो पंजाब गवर्नमेंट फोक आर्टिस्ट अवार्ड 2020 सर को प्राप्त हो चुका है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर ट्रेडिशनल फोक डांस थिएटर 2016 संगीत नाटक अकेडमी चंडीगढ़। मतलब ये तो सिर्फ 2 हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी लंबी फेहरिस्त है जो अलग अलग जगह से सर को अनेकों बार प्राप्त हो चुके हैं, और सर अपने काम के जरिए इन अवार्ड्स के हकदार भी बनते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो पर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत ही शालीन और मीठे और काइंड वर्ड्स इस्तेमाल किए ये परिचय देने के चक्कर में। लेकिन उससे भी पहले मैं सुनहरा समाज टीवी चैनल देखने वाले तमाम सभी दर्शकगण और श्रोतागण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप इस चैनल के ज़रिए, सीमा जी के ज़रिए मैं कुछ गुफ्तगू, कोई बातचीत आप लोगों से कर पाऊँगा। तो एक बार धन्यवाद सहित हार्दिक अभिनंदन। सर आपका एक बार फिर से स्वागत है सर। मैं तो ये स्वागत शब्द बोलते बोलते भी शायद थकूँ ना, क्योंकि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ आपके, मतलब। तो मैं इसी बातचीत को शुरू करते हुए मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपकी शुरुआत हुई थी वो एज ए फोक डांसर हुई थी, बहुत पहले से हुई थी, तो ये फोक डांसिंग की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? दरअसल ये अगर मैं बात करूँ कि डांसर तो हम सभी हैं, फोक डांसर भी सभी हैं। देखिए, जब कोई बच्चा
एग्ज़ाम में बैठता है, इम्तिहान में, परीक्षा में, तो उसका दोस्त आके उसको कहता है कि भाई मैंने अभी रिजल्ट देखा है, सो यू हैव गॉट थ्रू विद फ्लाइंग कलर्स, तो बड़े अच्छे नंबर लेकर पास हो गया। तो आपके अंदर एक खुशी की लहर आती है और खुद खुद आपके हाथ ऊपर उठ जाते हैं और आप कहते हैं या। सो ये फोक डांस है। फोक डांस है दरअसल, क्योंकि ये कुदरत कुदरत खुद एक डांसर है और हम सभी डांसर हैं। हमारे अंदर जो धड़कन चलती है, पल्स, वो एक रिदम में चलती है। खुदा न खास्ता अगर ये कहीं रिदम बिगड़ जाए तो फिर हम इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। इस तरह से हम जब चलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, जब आपको कहते हैं ना करते हैं, ये देखिए पताका हस्त या ऐसे, तो ये सूची हस्त, यानी हम बात भी करते हैं, तो ये सारा नृत्य का ही हिस्सा है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर भरत मुनि जी ने बरसों पहले, शताब्दियों पहले वो ग्रंथ लिखा था, तो नाट्यशास्त्र। तो उसमें हमारे सर से लेकर पाँव तक के जितने भी छोटे छोटे, जिन्हें हम रोम कहते हैं, तो अंग प्रत्यंग इस शरीर के, तो उनको हम किस कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सप्रेशंस में, अभिव्यक्ति में, चाहे वो नृत्य के ज़रिए हो या अभिनय के ज़रिए हो। तो वो जो अभिव्यक्ति हम करते हैं, भाव पैदा करते हैं, रस पैदा करते हैं, तो वो सब जो है वो नृत्य का हिस्सा है। तो और ये हमने कहीं से हमने सीखना नहीं पड़ता। देखते हैं कि जब हवा चलती है तो वृक्ष की टहनियाँ हिलती है ना, तो वहाँ से हमने सीखा कि ये वो अगर करें तो ये देखिए नृत्य का हिस्सा है ना। और इसी तरह से कहीं आपने देखे कि कोई नदी ऊपर से चश्मा पानी से आ रहा है, तो ये पानी आ रहा है, तो अगर हम इसको साथ में ये कर लेंगे तो ये पानी, ये नृत्य का हिस्सा बन गया। तो इस तरह से हम सभी ही नृत्यक हैं और कुदरत भी नृत्य है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि फोक डांसेस के लिए कोई कहीं प्रशिक्षण लेना पड़ता है या कहीं से आपको वो सीखना पड़ता है। तो हम खुद हैं। पूरी कायनात ही एक लोक नृत्य के, बिल्कुल लोक नृत्य है सर। लोक नृत्य धीरे धीरे ये लोक नृत्य शब्द जो है वो क्या हमारी संस्कृति से गायब नहीं होता जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लोक नृत्य जो है ये लोक संस्कृति का हिस्सा है। लोक संस्कृति, लोक धारा जिसे कहते हैं ना, तो उसका हिस्सा है। और इसमें खाली ये ही नहीं आता कि नृत्य ही अकेला लफ्ज़, तो इसमें हमारा खाना पीना, उठना बैठना, हमारा सामाजिक, हमारा आर्थिक, हमारा धार्मिक, तो हमारा आर्थिक जीवन प्रणाली, ये सब एक बड़ा जो कैनवस है उसका एक छोटा सा हिस्सा है लोक संस्कृति और उसका हिस्सा। और ये वक्त के साथ बदलती रहती है। तो जैसे कभी भाषा में देखिए, क्षीर एक वर्ड है, तो उसका मतलब था कि दूध से बना कोई भी उत्पाद। लेकिन आज अगर आप क्षीर कहेंगे तो वो तो एक चावल थोड़े से मीठा हो, उसमें थोड़ा सा दूध पड़ा हो, तो वही है। लेकिन ये वक्त के साथ हर चीज़ में तब्दीली आती है। सो वो कहते हैं ना कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो आज के वक्त के अलग तरह की है। तो जब तक ये पहले ये कम्युनिकेशन के इतने उपकरण नहीं आए थे, तो तब लोग लिखा करते थे चिट्ठियाँ, लेटर्स, है ना। तो फिर ये फ़ोन आ गया उसके ज़रिए, तो तभी वो लोक बोलियाँ बन गई कि असी चिट्ठियाँ पाउनियाँ भुल गए जदों दा टेलीफोन लग गया। लेकिन आज उसको तो छोड़ो, आज को तो SMS का ज़माना है, तो स्मार्टफोन है। तो ये तब्दीली ये तो 20-30 सालों में हमने देखी कि किस तरह से वो रेडियो से ब्लैक एंड वाइट टीवी, फिर वो ऐसे खुला करते थे, ऊपर एंटीना ठीक करना पड़ता था, तो फिर वो कलर टीवी आ गए और अब LED स्क्रीन। ये इतनी चेंज फास्ट में। तो इसी तरह से ये हमारे लोक जीवन में भी और हर क्षेत्र में ये तब्दीली आती, चेंज आती है। तो ये कुदरती है, यानी तो इसको हम रोक नहीं सकते। तो उसी हिसाब से हमें कोई खतरा नहीं। आप कह रहे हैं लोक नृत्य लोग, लेकिन आज भी आप देखिए, एक होती है हेरिटेज,
हेरिटेज है कि जो विरासत है हमारी, वो हमारे पूर्वजों ने जो कुछ कदरें कीमतें स्थापित की हैं, वो किसी की चर्चा है, चाहे वो नृत्य के ज़रिए ही क्यों क्यों ना की हों, लेकिन वो उसमें से अब अगर हम उसका जब कैथारसिस करें, विश्लेषण करें, तो हम देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने सारा कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ उन्होंने गलत भी स्थापित की हैं, तो हम उनको छोड़ देते हैं। जो हमारे जिनका औचित्य आज भी है, तो जिनको जिनकी कह लो कि इस्तेमाल या हमारे आम जीवन में जिसके यूज़फुलनेस कहते हैं, तो हम वो चीज़ रख लेते हैं। और खाली अपने ही नहीं, आज लोग फिक्र करते हैं कि वो पश्चिमी कल्चर है जी, वो हमें वो प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये संस्कृतियों का जो मेल जोल है वो शुरू से रहा है। अब इस खित्ते की पंजाब जो जिसकी जो हदबंदी कभी पेशावर से लेकर दिल्ली तक हुआ करती थी, वो कब से, चाहे आर्यन भी आए, फिर वो ये सिकंदर कब आए थे, पोरस को रोका, बाद में मुग़ल भी आए, अंग्रेज़ भी आए, तो वो सब संस्कृतियाँ साथ में लेकर एक दूसरे को वो इम्प्रेस करती रही, कुछ उनसे लिया, कुछ हमने उनको दिया। अब देखो ये पैंट, ये कमीज़, ये हमारी संस्कृति तो थी नहीं, तो हमारी तो धोती और वो हुआ करती थी। तो इसी तरह से अब शलवार कमीज़ है, ये मुग़लों की संस्कृति के आने के बाद पॉपुलर हुई है ना, तो ये अंग्रेज़ों के टाइम में ये टाई शाई वो ये एवरीथिंग, तो ये एक दूसरे से हम लेते हैं, तो वो फ़र्क पड़ता रहता है। तो आज भी कोई ख़तरा नहीं है, कोई कम नहीं हो रहे हैं। हाँ, जो हेरिटेज अच्छे संभालने वाली है वो लोग अब भी लगे हुए हैं, बच्चे भी बहुत संभाल रहे हैं। तो देखिए यही है कि आज अब पंजाब का लोक नृत्य भंगड़ा ही लीजिए, आज पूरे विश्व में उसकी धाक है, तो इसीलिए कि वो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और वो वहाँ से आज सब जगह चल रहा है, तो फिर खतरा कहाँ है? तो ये तो फल फूल रहा है, तो इस तरह से वो निराशा वाली बात यानी नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जी। तो हमें उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम पुरानी बातों को, हर चीज़ पुरानी जो है वो, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें हम खुद भी छोड़ते चले जाते हैं जो चीज़ें हमें सूट नहीं करती या अब बदलाव के साथ हमारे लिए उपयोगी नहीं रही हैं। तो बदलाव को हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। सर आपने बहुत अच्छी बात कही है जी। सर, फोक डांस को लेके जब आपने शुरू किया था और आज इस स्टेज में इतना काम करने के बाद, क्या आप उतने ही जुनून से भरे हुए हैं? बिल्कुल जी, ये फोक तो क्या है कि जो हिंदुस्तानी, जो भारतीय है, और ख़ास तौर पे जो पंजाबी है, तो ये तो उनके ब्लड में है, रगों में है। तो वो तो देखो, बच्चा जन्म लेता ना, वो हिलता जुलता ये करता है, तो ये हमारे में ये खून में है, जुनून जो है। और हमारे देखिए आप, लोक नृत्य है गिद्धा, तो वो लड़कियों का लोक, वैसे तो जितने भी लोकगीत है ना, वो औरतों ने ही, महिलाओं ने लिखे हैं, उन्होंने गाए हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही लोकगीत बने हैं। लेकिन वो गिद्धा एक नृत्य ऐसा है कि जिसमें लड़कियां अपने मन की वेदना, अपने मन की खुशी, अपनी प्रसन्नता, हर तरह के जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनका इजहार, उसका अभिव्यक्ति, उसका प्रगटावा करती हैं। तो वो जब करती हैं तो वो रो रा कर कोई नहीं करती, वो पूरी अड्डी मार के ते धरती पट के ते तालियां दे नाल करदी है, क्योंकि ये रोने धोने का हमारे पंजाबियों में है ही नहीं कंसेप्ट। यहाँ पे है कि हमेशा चढ़ती कला में रहना, टू लिव इन हाई स्पिरिट्स ऑलवेज। तो ये गुरु महाराज ने भी हमें दिया हुआ है, वो इसी वजह से कि जब आप गुरु घर में, गुरुद्वारे में देखें ना, किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ भी आनंद साहब का पाठ होता है, और किसी की शादी होती है तब भी आनंद साहब का पाठ होता है, यानी खुशी के मौके पर भी तो मृत्यु के, क्योंकि वो तो कुदरत का नियम है ना, जो आया उसने जाना तो है ही। तो इसलिए सेलिब्रेशन, हाँ, सेलिब्रेशन, लाइफ इज इटसेल्फ सेलिब्रेशंस। तो सर जैसे कि अब हमारा जो भांगड़ा है पंजाब का, वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है, इतना, तो इसके पीछे क्या कोई खास कारण है कि पंजाब का भंगड़ा इतना एनर्जेटिक होने के पीछे? या बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या। जब हम देखते हैं ना पीछे में, और यही एक रीज़न ये भी है कि ये भंगड़ा जो है वो ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पे ये मर्दों का, पुरुषों का लोक नृत्य रहा है। वो इसलिए रहा है, अब अपने एनर्जी की बात की है, तो ये इसी वजह से है कि यहाँ पे मैन डोमिनेटेड सोसाइटी रही है हमारे काफ़ी अरसे से। और वो क्यों रही है, उसका कारण ये है
कि महिलाएं घर का काम करती थी, तो जो पुरुष लोग थे तो वो खेतों में काम करते थे। जी। और फिर जब कोई, ये तो पंजाब तो वैसे भी ये सरहद रही है, सीमावर्ती इलाका रहा है, तो इस सीमावर्ती क्षेत्र होने से सब हमलावर इधर से आते थे, तो उनको रोकने के लिए ताकतवर लोग, आजकल तो चलो ये मिसाइलों का और उसका युग आ गया ना, तो आजकल तो ये बैक्टीरिया वॉर भी शुरू हो गई है और पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया ऊपर, लेकिन पहले जो था वो आपकी फिजिकल ताकत, जिसमें आपको तलवार, नेज़ा चलाना या दूसरे हथियार चलाना, और वो, और उसके लिए मर्द आगे जाते थे, तो पुरुष जाते थे, तो वो तगड़े थे वहाँ वार के फ्रंट के ऊपर भी। और ये जो खेती बाड़ी का काम था, ये धंधे थे इस तरह से, जिसका शिकार करना था पहले, उससे पहले वाले युग में, और फिर ये कृषि के जितने भी कार्य इसके साथ वाबस्ता थे, ताल्लुक़ रखते थे, तो वो सारा जो था वो जोर आजमाइश का काम था। और जो ये भंगड़े की जो शुरुआत है, तो वो जो हमें भी सुना पड़ा है कि इसकी जो है वो जो हार्वेस्टिंग सीज़न है, जिसे पंजाबी में वाडी कहते हैं, तो गेहूं की जो फसल जब पककर तैयार हो जाती है और उसको काटने कटाई का जब मौसम आता है, तो वो जो फसलें खड़ी हैं वो सुनहरी पल्लियाँ हैं, उनके सिट्टे हैं, तो उसको देखकर किसान खुश होता है, और खुश होकर खुशी में फिर आवाज़ लगाता है, ढोल वाले को बुलाता है, तो वो भंगड़ा, वो नाचते हैं वो, और वो क्योंकि खुद तगड़ा बगड़ा है, और वो तगड़ा एनर्जेटिक से, एनर्जी से अपनी खुशी का इजहार करता है। और इसके साथ एक मिथ भी जुड़ी है, मैं आपको बता दूं। वो मिथ, वैसे तो हर लोक धारणा के पीछे ना, कोई भी जो लोक कथा है, लोक गाथा है, तो उसके पीछे कोई मिथ होती है। इसमें हमारे जो शिव शंभु शंकर भगवान के साथ वाबस्तगी है कि शंकर भगवान ने जब तांडव नृत्य के, उसके कई प्रकार के हैं, तो कुछ तो 6 मानते हैं, कुछ ऋषि मुनि कम मानते हैं, कुछ ज़्यादा मानते हैं, तो उनमें से कुछ तो 106 मानते हैं। तो उनमें से एक जो फॉर्म है, तो वो उसमें वो बाकायदा शिव जी महाराज एक हाथ में डमरू और दूसरे में त्रिशूल और एक ये अपनी जो टांग है उठाकर, और यूं जब मस्ती में प्रभु के विस्माद में जब नाचते थे ना, तो बिल्कुल बिल्कुल वो शिव बूटी पीकर, शिव बूटी जिसे भांग भी कहते हैं, तो वो भांग के नशे में, और यूँ तभी आमतौर पे उसमें करते हैं ना, जब शिवरात्रि होती है तो हम लोग, ये ट्रेडिशन चला हुआ है, तो वो फिर वो नाचते, तो वो नाचते, वो भंग से वो भंगड़ा, कुछ इस तरह से वो, और वो उसका स्टाइल भी बिल्कुल वैसा ही, आपने देखा भंगड़ा इस तरह से नाचते, तो इट्स लाइक दैट। तो ये मिथ इसके साथ इस तरह से भी जुड़ी हुई है, बाकी ये हार्वेस्ट के साथ भी जुड़ी हुई है। और फिर जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो उसमें लोग एंजॉय करते हैं। आजकल तो आपने इलेक्शनों में भी देखा होगा, जब रिजल्ट आते हैं तो वो जो दर्शियों बकायदा ढोल पे, वो भी जिन्होंने कभी, चाहे वो साउथ इंडिया का हो चाहे कहीं का भी हो, वो भी उंगलियां को हाथ खड़े करके भंगड़ा कर रहा होता है। तो इसलिए ये एनर्जेटिक है फॉर दैट रीज़न। सर, आपने इतने सारे शोज अलग अलग कंट्रीज में किए, फोक, एज ए फोक डांसर, एज ए डायरेक्टर, नाटकों को भी आप वहीं लेके गए हैं, तो ये जो इतने सारे देशों में करने के बाद कोई आपका कोई ऐसा मूवमेंट, और उस समय आपकी कैसी फीलिंग होती थी जब आप इंडिया एज ए, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे, कोई यादगार मूवमेंट आपकी? बड़े हैं तो, लेकिन अब क्योंकि हमारा समय भी उतना ही है, मैं एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। वो ये है कि जापान में प्रति वर्ष एक वहाँ उत्सव मनाया जाता है, उसे बोलते हैं स्नो फेस्टिवल। तो ये जब 2014 की बात है कि ये 65th यानी 65वां जब ये स्नो फेस्टिवल था वहाँ पर, तो वहाँ जापान गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को डिमांड भेजी कि हमारे यहाँ बर्फ़ में जो कोई नृत्य कर सकता है तो उनको भेजें। तो पर चांस वो डिमांड गई साउथ जोन कल्चर सेंटर चेन्नई वालों को। अब उन लोगों ने अपने डांसर्स, हालांकि वो भरतनाट्यम में भी और दूसरे क्लासिकल डांसेस में भी बहुत माहिर हैं, और वहाँ दीगर अपने लोक नृत्यों में भी, लेकिन वो कहते हैं जी भी हमारे डांसर्स
इतनी ठंड में इतनी बर्फ़ में नहीं, हम पॉसिबल नहीं है, ऐसे हम रिस्क नहीं ले सकते कि कहीं किसी की डेथ वेथ हो जाए। ये नॉर्थ वालों को बोलो किसी को। तो नॉर्थ और कल्चरल सेंटर वालों को जब आया संगीत नाटक अकेडमी वालों ने, तो उन्होंने पूछा हम लोगों से, तो हमने कहा जी आप तो क्या पूछ रहे हो, पंजाबी और आलू तो सब जगह फिट हो जाते हैं। उसका कारण है कि हम वर्ष में 5-6 ऋतुओं को सहन करते बिल्कुल हैं। यानी वो अगर हरियाणवी में के तो घनी सर्दी, घनी ठंड, घनी धूप, घनी गर्मी, घनी बरसात, घनी बारिश, तो सब कुछ घना घना ही सहता है। हमें कोई टेंशन नहीं होती कि कोई, और रात हमें खुशी होती है। आपने देखा बच्चे बारिशों में कहीं कहीं नाच रहे होते हैं, तो हम इंजॉय करते हैं जब किसी तरह का भी मौसम हो। तो हमने कहा जी आप देख लो। तो दिल्ली में ट्रायल हुए जब हमारे, तो उन्होंने तो उनको टीम पसंद आ गई। खैर उन्हें हम मौका दिया, हम गए वहाँ। ये स्पैरो जापान में शहर है, तो वो बाकायदा बर्फ़ का स्टेज था और स्नोफॉल, ऊपर से बर्फ़ पड़ रही थी और पीछे उन्होंने बैकग्राउंड भी एक इमारत बना रखी थी बर्फ़ की, और वहीं पर डांस करना था ये। और -18 डिग्रीज टेम्परेचर था। तो उन्होंने एक बॉडी को गर्म करने के लिए ना एक हॉट रूम बना रखा था, उसमें कई ही तरह के हीटर और कई रखे थे। तो वो कहते भाई आइटम 10 मिनट का दो और यहाँ आप फिर आ जाना। तो हमने, हमारे बच्चों ने, हम सब ने, जितने हमारे आर्टिस्ट थे, तो हमने वो परफॉर्म करना अपना बर्फ़ में, यानी यही कपड़े पहनकर, ऊपर अपने भंगड़े की ड्रेस और नीचे वो बर्फ़ के चलने वाले वहाँ से मिल जाते हैं वो शूज़, वो नीचे वो लगा लेने, और ये बर्फ़ पड़ रही है और हम डांस वांस कर रहे हैं। तो जब वो आए, वो हम उनके खड़े कर रखे थे, वो बड़े फिक्रमंद थे कि जब ख़त्म हुआ वो कहते प्लीज़ प्लीज़ कम इन कम इन कम इन। और हमारे लड़के उनको छोड़ के, वो परे यहाँ बर्फ़ पड़ रही थी, बाहर निकल के और वहाँ एक दूसरे पे गोले बना के बर्फ़ के मार रहे हैं, खेल रहे हैं, और नीचे से कस्सियों जैसी थी वहाँ, तो पकड़े एक दूसरे को मारे, इंजॉय कर रहे हैं। तो वो जो उनके दर्शकगण थे, वो जो उसमें यूरोपियन थे, दूसरे लोग थे, वो बड़े हैरान थे भी ये बंदे किस मिट्टी के बने हुए हैं कि ये इतनी मतलब करके बर्फ़ में, और फिर भी अभी बर्फ़ के साथ लगे हुए हैं, जबकि इनको चाहिए कि वहाँ हॉट रूम में जाएं, वहाँ जो मतलब ये इस तरह के बड़े इंसिडेंट्स हैं। यानी वो एनर्जी जो जिस कारण भांगड़ा बना, जिस कारण पंजाब के अंदर भांगड़ा, तो वो एनर्जी का वहाँ पे बिल्कुल सदुपयोग किया जा रहा था। बिल्कुल सदुपयोग जी। वो तो अब भी कभी कभी उनका फ़ोन आ जाता है कि भैया टीमें तो बढ़िया ही, लेकिन आप जैसी टीम नहीं। तो ये तो फिर पंजाबियत की पहचान है, ये पंजाबियत की शान है, जो दूसरे मुल्कों में भी जाके अपना झंडा गाड़ के आए हैं। जी जी सर, जैसे कि जो मेरे मन में अभी बातचीत के दौरान एक क्वेश्चन अभी आया है कि ठीक है, हमने पंजाब का हमारा भंगड़ा जो है पूरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय तौर पे पहचान रखता है, लेकिन अगर मैं और राज्यों से बात करती हूँ, जैसे कि अगर हमारा हरियाणवी नृत्य है या बिहू है या और चीज़, और महाराष्ट्र से हैं, वो सब अपने अपने स्टेट तक नहीं सीमित रह गई हैं। नहीं, दरअसल अब जो लावणी है, आपने कहा महाराष्ट्र वाला है, या हमारे घूमर है, जहाँ लूरी है, जहाँ लठमर होली है हरियाणा की, तो ये भी जब कभी फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया दूसरे किसी कंट्री में, तो उनकी टीमें जाती हैं वहाँ पर। ये बात अलग है कि वो पता नहीं, एक तो हमारा रिदम है ना जो ढोल, तो उसमें पता नहीं क्या चीज़ है। एक बार हम किसी कंट्री में, पता नहीं चेक रिपब्लिक का कौन सा कंट्री में, हम परफॉर्म करके हटे ना, तो वो शाम को इकट्ठे होकर, जैसे हम लोहड़ी डालते हैं, तो वो बोन फायर, आग लगा उसके इर्द गिर्द सभी आर्टिस्टों को इकट्ठे करके ना, तो वो करते कि वहाँ अपनी मर्जी से नाचो, कुछ खाओ पियो जो भी। तो वो उन्होंने स्पेशल बुलाया कि वो जो इंडिया से आए हैं ना बड़ा सारा ड्रम लेकर, भी वो लोग आए और ड्रम बजाएं। तो हमने कहा जी आपके देखो कितने कितने स्पीकर है, इतने इतने वोल्टेज के, आपके ये ऑर्केस्ट्रा है दूसरे कंट्रियों का, तो आप उनसे चलाओ ना। तो हमारे तो वो माइक के सामने वो बजाना पड़ेगा, यहाँ तो आपका इतनी साउंड फैलेगी। और आपको कहते जी जो उस पर नज़ारा आता है ना, वो हमें आप लोगों को देखकर, तो वो हमें नहीं। तो वो जी फिर वो पता नहीं सारा, फिर गोरे भी नच रहे सी, काले भी, पूरे भी, तो सब जितने भी हैं ना, सब ने वो। तो ये एक रिदम ही ऐसी है, एक मतलब कि ढोल की आवाज़ ही ऐसी है कि दुखी से दुखी इंसान भी ना, वो एक बार को सोच, उसके पैर
कहीं पे बैठा हो उसके थिरकने लग जाएंगे। बहुत जी। और हम लोग जो बजता है भंगड़े से, हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कहीं कंट्रोल पे ढोल करना। बजता है ना कहीं हम, नचन वाली तो दी हड्डी ये ना मावा रहती एड़ियों में खून उतरा था कि क्या करें अब, कैसे फंसे हुए हैं। नचन वाली दी हड्डी ना रहती जी। जी। अक्सर हम एक बात बोलते हैं कि हम सब भगवान की बनाई हुई कठपुतलियां हैं, वो नचाता है और हम नाचते हैं। ये बात जिंदगी के फलसफे पर बखूबी लागू होती है। जिंदगी के कुछ यथार्थ हैं, कुछ हकीकतें हैं, जैसे कि अगर हम अभिनय की बात करते हैं और अभिनेता की बात करते हैं तो थिएटर की बात पहले होती है, रंगमंच की दुनिया की बात पहले होती है, क्योंकि सिनेमा से पहले रंगमंच का प्रादुर्भाव हो चुका था। और रंगमंच में अभिनय के हम कितने सारे रंग देखते हैं, नाटकों के, कहानियों के, व्यक्तित्व के, देखते ही देखते चेहरे के रंग बदल जाते हैं। तो अभी हम जैसे कि सर से बातचीत के दौरान हमने उनके एज ए फोक डांसर उनको सुना, तो बहुत से नाटकों के साथ भी सर का जुड़ना हुआ। नाटक डायरेक्टर और नाटककार का सफ़र जो आपका सर फोक डांसिंग से शुरू की वजह से आप नाटकों में आए या नाटकों की वजह से फोक डांसिंग की तरफ गए थे? देखिए जी, गुरबाणी में एक कथन है कि नचना कुदना मन का चाहो, और ये नाटक चेटक हमारे पंजाबियों के स्वभाव में ही है। छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी कोई दूसरा आएगा तो टीचर करेगा, उसकी तरफ देख के हंसेगा, तो उसको पेरेंट्स मना करेंगे, अरे तू हमारी नाक कटाएगा, तो मेहमान है हमारे, ये है वो है। तो ये हमारे अंदर ही होती है एक्टिंग, जो अदाकारी है। एक छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको उसकी मम्मी पूछेगी, बेटे तो पापा का बेटा है या मम्मी का बेटा है? तो वो पहला ना अपनी सियासत दौड़ाएगा कि मुझे इमीडिएटली फौरी तौर पे किससे फ़ायदा होने वाला है। तो फिर वो उस हिसाब से बोलेगा, मैं मम्मी का बेटा हूँ या मैं पापा का बेटा हूँ, लाइक दैट। तो यानी एक्टिंग तो अंदर ही है हमारे, बचपन से लेकर, बच्चे से पैदा होने से लेकर पूरे होने तक अदाकारी हम एक्टिंग करते रहते हैं। तो ये कई बार ऐसा होता नहीं कि आप अगर सपोज करो कोई दुकानदार है, तो वो दूसरा शख्स उसकी दुकान पे गया कस्टमर बनकर, ग्राहक बनकर, वैसे वो उसको देखना नहीं चाहता, उसके साथ उसकी बनती नहीं है, मतलब पंजाबी में किथे मत्थे लग गया, ये ना मेरे सामने ना आए। लेकिन अब वो ग्राहक बन के गया है, तो अब उसने अपनी चीज़ भी बेचनी है, और फिर वो कहेगा, बाकायदा उसके आते, आओ आओ जी, संधी अपनी दुकान है, बैठो ना, काका पानी ले आई, ठंडा नहीं बाबू जी आए ने जी। वो क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा होता है। तो ये एक्टिंग तो आप सारी उम्र ही करते हैं, ताउम्र एक्टिंग चलती रहती है, अदाकारी। रही बात कि फोक डांसेस या ये थिएटर, तो शुरुआत तो मेरी जो अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पूछे तो मेरी शुरुआत फोक डांसेस से हुई थी, लोक नृत्यों से। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा, पंजाबी में कहते हैं कि चाका खुल गया। वो ये ऐसे कि जो लोक नृत्य है ना, वो समूह में होते हैं, तो पूरी की पूरी टीम का, आप भी एक सदस्य हो, मेंबर हो, पूरी की टीम नाच रही है, आ रही जा रही, तो बीच में आप भी चले हैं। लेकिन ये थिएटर है, उसमें हो सकता है आप अकेले हो मंच पे, या 2 एक्टर हों या 3 एक्टर हों, तो उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। पहली बार सीधा शायद एक्टिंग में आपको मुश्किल आए, लेकिन अगर आप ऐसे टीम में गए हुए, चाका आपका खुला हुआ कि लोगों ने देखा हुआ, कोई टेंशन नहीं, तो आपका फियर, जो स्टेज फियर, वो ख़त्म हो चुका था, तो फिर वो इजी हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने फोक डांस से शुरू किया, देन वो शिफ्ट हुआ इसमें, रंगमंच में, अदाकारी में, थिएटर में। तो फिर उसके बाद चल सो चल, फिर उसके गुर सीखे, ये सीखा। तो जैसे अब जब मैं नृत्य से जुड़ा था, तो और मुझे था कि इसकी बारीकियाँ मैं सीखूं। देन मैं मेरे गुरुजी पंडित कन्हैयालाल शर्मा जी, उनसे मैंने फिर मैं 3 साल कथक की ट्रेनिंग ली। और ऐसे ही मेरे गुरुजी हैं मैडम अंजला महर्षि जी, उनसे फिर मैंने भरतनाट्यम और साउथ इंडिया का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो वो मैंने वहाँ से फिर वहाँ एग्ज़ाम दिया, तो वो पास किया उसका। विधिवत सारी चीज़ें आपका, मतलब कहाँ भांगड़ा और कहाँ अगर हम साउथ इंडियन। हाँ, तो वो मुझे था कि नृत्य की बारीकी में जाएं, तो जब तक आप बारीकी में जाएंगे नहीं ना, तो आपको समझ। तो फिर मुझे वहाँ था कि इसमें क्योंकि रिदम भी है, ताल भी है, तो स्वर भी है,
तो फिर मैंने वो उसके लिए मैंने मैडम शांति दास जी हैं, तो उनसे मैंने म्यूज़िक की जो मौसीकी की कुछ बेसिक्स हैं वो सीखी, और फिर मैंने प्राचीन कला केंद्र से एक संगीत भूषण की परीक्षा पास कर ली उनसे। तो इसी तरह से अब ऐसे फिर ये अभिनय के बारे में जब मैं इसके साथ मेरी वाबस्तगी हुई तो मैं जुड़ाव हुआ मेरा ये अदाकारी के साथ, अभिनय के साथ। तो फिर मैंने इसकी बारीकियाँ भी सीखनी थी। तो उसमें सबसे पहले मुझे मुश्किल आई तलफ़ुज़ की, उच्चारण की। तो उच्चारण, मैं अमृतसर ज़िला हमारा माझे था और वहाँ के किसी एक गांव का मैं यहाँ पे आया, तो युवक और पंजाबी ठेठ और माझे वाले वैसे भी खुला सा बोलते हैं, और पहू की कांडा की गलबात लाइक दैट। अब यहाँ मेरे को हिंदी नाटक मिल गया करने के लिए, और उसमें भी एक सीआईडी इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था, तो प्ले था वो, शायद मैं वही हूँ, उसका नाम था विक्टर बेग घायल, उसके राइटर और डायरेक्टर थे। तो उसमें मुझे एक सीआईडी इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था। वो एक स्मगलर के घर जाता है, तो उससे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर करनी होती है। तो वो साधु सुधु का भेष बना के जाता है और बोलता है, ओ बच्चा, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं बता रही हैं। अच्छा, अब ये था कि जब ये बोलना था ना, तो मस्तिष्क वर्ड मेरे फंस गया, क्योंकि ये थोड़ी सी ठेठ हिंदी का शब्द था, और मैं तो पेंडू बंदा उधरों आया। तो मैंने कहा भी ये, तो मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे, बलकार जी आप ऐसा करें, माथे की रेखाएं कह दो। और मैं कहा ऐसी कि तैसी, मैं ये सीख के छोड़ूंगा। मैं फिर पीछे पड़ गया हिंदी के, तो फिर मैंने ऑनर्स इन हिंदी प्रभाकर पास कर ली पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो इसी तरह से अब उर्दू का फिर मुझे लगा, मुझे था कि उच्चारण के लिए, तलफ़ुज़ के लिए तो आपको वो शुद्ध उच्चारण जरूरी आनी चाहिए। तो वैसे भी उस दौर में क्या था कि ये मेहंदी हसन साहब, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, फिर वो गुलाम अली जी, तो गज़लों का अहम रोल था कि बेगम अख्तर साहब, तो इनके जो गज़लें और कव्वालियाँ थी वो बहुत मतलब प्रिय, लोकप्रिय थी। तो मुझे लगा कि ये ज़ुबान भी सीख लेनी चाहिए। तो फिर मैं उर्दू आमोज़ का एग्ज़ाम पास किया उर्दू का, फिर मैं मैट्रिक का एडिशनल एग्ज़ाम पास किया उर्दू का। तो फिर उससे क्या कि मुझे तलफ़ुज़ मेरा सही हो गया, और उससे तलफ़ुज़ महज उर्दू का नहीं, हिंदी और पंजाबी का भी हो गया, क्योंकि पंजाबी में हम बोलते हैं खुशी, और लेकिन अगर आप उर्दू का पता हो तो आप खुशी बोलेंगे, खा के नीचे, जैसे गज़ल, गम, है ना, ज़रूरत। तो इस तरह से आपकी पंजाबी मेरी ठीक हो गई और हिंदी भी ठीक हो गई, सब्र, लाइक दैट, इस तरह के कुछ अल्फाज। तो फिर मुझे था कि अपने आप को सामर्थ्य बनाना था अभिनय के लिए। तो पहली तो बात है कि आपने जो मुकालमे हैं, डायलॉग्स बोलने हैं, तो उस पर आपको मुहारत हो, उसकी ज़ुबान पर, उसकी भाषा पर। तो भाषा पे गिरफ्त बनाने के लिए आपको ये। अब रही बात वो कैरेक्टर में आकर किरदार करना है, तो किरदार निगारी में तो वो जो भी पात्र मिला है आपको खेलने का, फिर उसकी बारीकियाँ पकड़नी होती हैं कि वो किस प्रोफेशन से है, तो कितना पढ़ा लिखा है, और किस इलाके का है। क्योंकि अब जो बिहार का होगा तो ऐसा कहते हैं, जैसे लल्लू प्रसाद यादव जी बोला करते ना, तो लेकिन अगर पंजाब वाला तो वो तो कहते बोलेगा, उसने कहा नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना, बोल नहीं सकते सही। तो वो अपने इलाके का, अपने क्षेत्र की जो है ना वो उपभाषा या डिक्शन जिसे कहते हैं, तो वो आपको फिर उसकी गिरफ्त। पंजाबी अपने आप में इतनी रिच ज़बान है कि इसकी बहुत सारी भाषाएं हैं। अब जो हिस्सा पाकिस्तान में रह गया हमारे पंजाब का, जिसे लहंदा पंजाब कहते हैं, उसमें पोठोहारी है, सराइकी है, मुल्तानी है, और माझी भी है, और माझी हमारे इधर भी है, मलवई है, पुआधी है, इवन कुछ डोगरी है पहाड़ी जिसे। तो वो इस तरह से वो उन ज़ुबानों का अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप ये नहीं तो हो नहीं सकता कि आपका जो किरदार है वो तो हो लाहौर का, है ना, माझे का, और आप मलवई में बात कर रहे हो मेहर मित्तल वाले स्टाइल में, है ना, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। तो वो आपको वहाँ की वो सीखनी पड़ती। तो ज़ुबानों के लिए फिर मुझे वो काम। अब करैक्टर्स के मुताबिक हर एक जो प्रोफेशन है उसकी तर्जमानी करते जो लोग हैं, उनकी अपनी तरह की भाषा बन जाती है। जैसे मुझे एक रियल एस्टेट वाला बंदा मिला पीछे, वो जो इसमें प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं,
तो मैंने पूछा उनसे कि आप ये आजकल किसानी आंदोलन चल रहा है, तो आप ये 3 जो कानून हैं जो किसान लोग कहते हैं कि ये काले कानून हैं और सरकार कहती है कि ये सफ़ेद है, तो आप इनको किस तरह से लेते हो? तो वो उसने खैर बताया कि वो कॉरपोरेट घरानों वाली बात है, ये वो। तो वो कहता जी अब वो वापस इसलिए नहीं ले रही सरकार, वो पता तो है उनको भी इसमें क्या कुछ है, लेकिन वो बेचारे इसलिए कि क्योंकि उन्होंने बयाना ले लिया है, तो अब वो रकम वापस, मतलब वो शब्दावली उनकी अपनी, इस तरह से ड्राइवरों की शब्दावली अपनी, कंडक्टरों की शब्दावली अपनी, थानेदार की अपनी, हाँ जी। जो फौजी रिटायर आते हैं वो घर में भी आकर हमको तुमको ये मेरे शूज़ कहाँ रख दिए हैं, मतलब वो आपके प्रोफेशन की वो जो है ना वो इमेज आपके, तो करैक्टर की जो बारीकी है ना किरदार की, तो आपको फिर वो देखनी पड़ेगी और उसी तरह से आपको वो बोलना पड़ेगा। एक रिसर्च है, मतलब किसी भी हम करेक्टर में ढलना या तो एक तरह की रिसर्च होती है, मतलब तभी हम उसमें उसको आत्मसात कर सकते हैं, अदरवाइज हम शायद उसको ऊपर से करेंगे तो वो बात नहीं जमेगी। बिल्कुल, अगर आप सीमा गुप्ता हैं और आपने एंकरिंग करनी है तो आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा घर में, और आप बाकायदा मेहनत करके जो लाए हैं क्वेश्चंस, वो बायोडाटा लिया बलकार सिद्धू का और उसमें से निकाला कि भाई इसने ये एजुकेशन ली है, ये काम किए हैं इसमें, ये तो उनमें से। पर मैं दाद देता हूँ सीमा जी आपकी, इसलिए नहीं कि आप मेरी ये इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरेक्शन चल रहा है हमारा, थैंक यू। सच में जो आपने जो क्वेश्चंस किए हैं ना ये आपके अपने हैं, इनोवेटिव हैं, ये पारंपरिक नहीं है जो अक्सर मुझे इंटरव्यू में पूछा जा रहा था, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, आप इस लाइन में कैसे आए, कैसे घुसे, कैसे निकले, लाइक दैट, लेकिन आपके अपनी है और ये एक थैंक यू वेरी मच सर, ओरिजिनल है। थैंक यू वेरी जी मच। जी।